दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए कहानी सुनते हैं। उन्हें मुक्ति मिल गई का लास्ट पार्ट। कहानी को शुरू से अंत तक सुनना। सुनने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। उन्होंने भरी आवाज़ में उत्तर दिया, बेटा एक बात कहूँ? जी दादी। बेटा मेरी शिखा तो साजिश का शिकार होकर अपनी मंजिल प्राप्त नहीं कर पाई थी, पर तुम अपना हर कदम फूंक फूंक कर उठाना तथा अपने लिए एक छोटा सा आकाश तलाश कर ही रहना। मुझे लगेगा मेरी शिखा मुझे वापस मिल गई है। उनकी कहानी तो उससे भी दुखद थी, पर उनकी जिजीविषा तथा उनकी उसके प्रति सोच उसके लिए प्रेरणा बन गई थी। वह अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं थी, अतः उसने अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने के उद्देश्य से पत्राचार द्वारा MBA करने का निर्णय ही नहीं किया, वरना पढ़ाई भी प्रारंभ कर दी। इसके साथ ही वह रोज ऑफिस से आने के पश्चात कुछ समय उनके पास गुजारने लगी थी। यद्यपि धीरे धीरे एक ही सी बातें सुनकर बोर होने लगी थी, फिर भी उनके व्यवहार में न जाने कैसा सम्मोहन था कि जब तक कुछ पल उनके साथ नित्य बिता नहीं लेती थी, तब तक उसे चैन ही नहीं मिलता था। वह भी गर्मा गर्म नाश्ता बनाए उसका इंतजार करती मिलती। एक दिन पूजा ऑफिस से आई तो देखा बरामदे में एक आदमी उसका इंतजार कर रहा है। उसके आते ही उसने उसे एक कागज पकड़ाया। वह कागज सामान्य नहीं, वरना विकास द्वारा भिजवाए तलाक के पेपर थे। उसने बिना कुछ कहे उन कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। एक हस्ताक्षर से उनके 7 जन्मों के बंधनों का अंत हो गया था। वह स्वयं उस बंधन को तोड़ आई थी, किंतु फिर भी न जाने मन में एक आस थी। आज वह आस भी टूट गई थी। मन बेहद उदास था। वह अपने कमरे जाकर लेट गई। उसे अपने पास न आते देखकर दादी ने उसके रूम का दरवाज़ा खटखटाया। उसके आते ही उन्होंने कहा, बेटा क्या बात है बेटा, क्या तबीयत ठीक नहीं है? चल आज मैंने तेरा मनपसंद पोहा बनाया है, कुछ खाएगी तो अच्छा लगेगा। उस मन स्थिति में वह दादी के पीछे पीछे चल दी। उससे चुपचाप खाते देखकर दादी ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो वह चुप नहीं रह पाई। उसने उन्हें अपनी आप बीती सुनाई तो वह चौंक गई तथा कहा, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है तथा तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। दादी यह सच है कि आज मैंने आपको अपने जीवन के काले अध्याय से अवगत कराया, पर क्या यह सच नहीं है जिनसे मैं सारे रिश्ते नाते तोड़ आई थी, जिनका मेरी जिंदगी में वापस आना असंभव है? उनके बारे में बताकर मैं क्या करती? अब आप ही बताइए, उस दिन मैंने क्या गलत कहा? जिस व्यक्ति से संबंधी न रह गया हो उसके साथ नाम जोड़ना क्या उचित है? मैं उसकी परवाह क्यों करूं? क्यों अपना नाम उससे जोड़कर रखूं जिसको कभी मेरी परवाह ही नहीं रही? वह रिश्ते ही झूठे थे, तभी एक हस्ताक्षर से वह एक झटके में टूट गए। शायद तुम ठीक कहती हो बेटी, कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। यह क्या दादी, आपकी आंखों में आंसू? तेरी बात ने मेरी दुखती रंग पर हाथ रख दिया। तू सच्ची कह रही है, जिसको हमारी परवाह न हो उसके साथ अपना नाम कैसे जोड़े? पर सदा ऐसा कहाँ हो पाता है? मेरा बड़ा बेटा पंकज प्लेन क्रैश में मारा गया तो दूसरा संजय 7 समुंदर पार बैठा है। क्या आपका दूसरा पुत्र भी है? आपने कभी बताया ही नहीं। क्या बताती उसके बारे में? 5 वर्ष से वह आया ही नहीं है। वह इतना व्यस्त रहता है कि उसके पास किसी के लिए समय ही नहीं है। वह बार बार मुझसे कहता है कि माँ अब यहाँ कोई नहीं है, सब कुछ बेचकर मेरे पास आ जाओ।
बेटी मैं जीते जी इस घर को कैसे बेच सकती हूँ। शिखा के दादाजी ने एक एक पाई जोड़कर इस घर को बनवाया था। इस घर के साथ मेरी न जाने कितनी खट्टी मीठी यादें जुड़ी हैं। अगर मैं यहाँ से गई तो मेरा शरीर जाएगा, मन नहीं। पर दादी बेटी मैं जानती हूँ कि तेरे मन में कैसे कैसे प्रश्न आ जा रहे हैं, पर एक इंसान के जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब वह कोई भी निर्णय लेने से पूर्व कई बार सोचता है, बार बार स्वयं से सवाल जवाब करता है। बेटी मेरे मन में मेरे प्रश्नों का सदा एक ही उत्तर दिया है कि मुझे संजय के पास नहीं जाना चाहिए। अब तक मैंने एक स्वतंत्र और निर्भीक जीवन जिया है। तन भले ही शिथिल हो गया है, पर मेरा मन अब भी इस शरीर को संजीवनी देकर बार बार यही कहता है कि नीलिमा अभी भी तुम थकी नहीं हो, तो उसमें अभी भी इतनी ताकत है कि तुम अपना भार स्वयं उठा सकती हो। पंकज पापा हमेशा कहा करते थे, नीलू बच्चों के आगे कभी हाथ नहीं फैलाना, सदा देना ही लेना नहीं, इसी में तुम्हारी इज्जत है। यह बात अलग है कि आज वह मेरे साथ नहीं है, पर उनकी यादें तो है। उन्होंने मेरे लिए इतना छोड़ा है कि कभी किसी के सामने हाथ पसारने की नौबत न अभी आई है और न ही भविष्य में आएगी। मुझे पता है संजय तथा उसकी पत्नी मुझे हाथों हाथ लेंगे, पर कब तक। क्या कुछ दिनों पश्चात मैं उनके लिए घर में रखी संजीव निरर्थक वस्तु मात्र बनकर नहीं रह जाऊंगी, जिसके सामने समय पर खाने पीने के लिए सामान तो रख दिया जाएगा, पर अपनी व्यवस्था के कारण मेरे दिल तक पहुंचने की कोशिश कोई नहीं करेगा। सच बेटा, उस स्थिति की कल्पना मात्र से मैं शिहर उठती हूँ। बेटी यह बात मैं ऐसे ही नहीं, कुछ महीने उनके साथ बिताए अनुभव के आधार पर कह रही हूँ। वह तो अपना कर्तव्य निभा रहे थे, पर मेरे लिए वहाँ करने के लिए कुछ नहीं था। बस अब तो उस परम पिता परमेश्वर से इतनी ही प्रार्थना है, मेरा अंत भी शांति से हो जाए, मुझे इस सारी मोह ममता से मुक्ति मिल जाए। पूजा उनकी जिजीविषा को मुक्त कट से निहार रही थी कि अचानक उन्होंने कहा, पूजा बेटा तो दूसरा विवाह क्यों नहीं कर लेती। अकेले जीवन काटना बहुत कठिन होता है बेटी। दूसरा विवाह? हाँ बेटी, मैं चाहती हूँ तू दूसरा विवाह कर ले। अब वह समय नहीं रहा कि जिस घर में डोली जाए उसी से अर्थी निकले। आज समय बदल रहा है, मान्यताएं बदल रही है। वैसे भी बिना मकसद जिंदगी जीना बेईमानी बन जाता है। कभी कभी स्वयं के लिए अपनी ही जिंदगी बोझ बनने लगती है। दादी उस कटु अनुभव के बाद मेरा विवाह संबंध में विश्वास ही नहीं रहा है। जीवन जीने के लिए है। जीवन में सुख दुख तो आते ही है, पर वास्तव में मनुष्य वही है जो इन सब को झेलते हुए सदा आगे बढ़ता जाए। ठीक है दादी, कोई मिल गया तो सबसे पहले आपको ही बताऊंगी। बात टालने के लिए उसने कह दिया, पर यह नहीं कह पाई, दादी आप भी तो अतीत की यादों में अभी तक उलझी हुई हो, वरना आप अपने बेटे की बात मानकर उसके पास नहीं चली जाती। माना आज के बच्चों के पास अपने बुजुर्ग के लिए समय नहीं है, पर सुख दुख में तो वे साथ देंगे ही। जब आप इस उम्र में अकेली रह सकती हो तो मैं क्यों नहीं। न जाने क्यों विवाह जैसी संस्था से उसका मोह टूट गया था। उसे एक बार धोखा मिल चुका था, अब दोबारा धोखा नहीं खाना चाहती थी। अब वह अपने पैरों पर खड़ी है। क्या कमी है उसे जो व्यर्थ किसी पचड़े में फंसे।
जीवन बीत रहा था। उसका MBA पूरा हो गया था और वह दूसरा जॉब ढूंढने लगी। उस दिन वह बेहद खुश थी। उसे विप्रो कंपनी में 10 लाख के पैकेज पर अगले महीने पुनः ज्वाइन करना था। सबसे पहले वह अपनी इस खुशखबरी को दादी को सुनाना चाहती थी। अतः ऑफिस से आते ही उसने उनका दरवाज़ा खटखटाया। कोई आवाज़ न मिलने पर डुप्लीकेट चाबी से दरवाज़ा खोला तो देखा दादी जमीन पर पड़ी तेजी तेजी सांस ले रही है। वह उन्हें देखकर सकते में आ गई। समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, कैसे बुलाएं। अपनी पढ़ाई या ऑफिस से आने के बाद दादी के पास तक ही सीमित रहने के कारण उसने कभी यह जानने का प्रयत्न ही नहीं किया कि अगल बगल में कौन रहता है। यद्यपि उसने दादी जी के पास कुछ लोगों को आते जाते देखा था, पर उसने न तो उनसे कभी पूछा, न ही उन्होंने कभी बताया। एक बार सोचा कि मदद के लिए किसी पड़ोसी का दरवाज़ा खटखटाए, पर उनकी हालत देखकर उन्हें अकेले छोड़ने का भी मन नहीं कर रहा था। समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे, उन्हें कहाँ और किस डॉक्टर के पास ले जाए। उसे इस शहर के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। उनकी स्थिति बिगड़ती जा रही थी। वह उन्हें कृत्रिम श्वास देकर उनकी उखड़ी सांसों को यह सोचकर नियंत्रित करने का प्रयास करने लगी कि स्थिति कंट्रोल में होने पर वह किसी की मदद मांगने जाएगी। तभी मोबाइल बज उठा। उसकी सहयोगी सुषमा का फ़ोन था। पूजा ने जब उसे तो स्थिति बताई तो उसने कहा, तुम चिंता न करो, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आती हूँ। सिर्फ डॉक्टर को लाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जल्दी से जल्दी इन्हें कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर तू किसी को जानती है तो प्लीज़ जल्दी से डॉक्टर के साथ एम्बुलेंस लेकर भी आ। ठीक है, मैं आती हूँ, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। सुषमा उस समय उसे देवदूत सी लगी। वह दादी जी के पास बैठकर उन्हें हिम्मत दिलाने लगी। उस हालत में भी दादी जी उससे कुछ कहने का प्रयास करने लगी। प्लीज़ दादी, आप ज़्यादा बात न करें, आपको कुछ नहीं होगा। मेरी मित्र सुषमा डॉक्टर को लेकर बस आती ही होगी। उन्होंने उसकी बात को अनसुना कर उत्स्फूर्त स्वर में कुछ कहने का प्रयत्न किया, पर कह नहीं पाई तथा बेहोश हो गई। उनकी हालत देखकर उसने फिर अपनी मित्र सुषमा को फ़ोन किया तो उसने कहा, एम्बुलेंस बस पहुंच ही रही होगी, तू उन्हें लेकर अस्पताल पहुंच, मैं वहीं पहुंच रही हूँ। अस्पताल में दादी की हालत को नाजुक करार दिया। उनसे मोबाइल से संजय का नंबर ढूंढकर पूजा ने उसे फ़ोन किया। उसने उनका ख्याल रखने की बात कहकर शीघ्र पहुंचने की बात कही। एम्बुलेंस की आवाज़ से ओडिसी पड़ोसियों को उनके बीमार होने के बारे में पता चल ही गया था। वे अस्पताल में उन्हें देखने और मदद करने की चाहत से आए भी, पर ICU में किसी को जाने की इजाज़त ही नहीं थी। संजय के आने से पूर्व ही डॉक्टरों की भरपूर कोशिशों के बावजूद दादी जिंदगी की जंग हार गई थी। उनकी मृत्यु के पश्चात हर जुबा से उनकी प्रशंसा सुनकर लग रहा था जैसे वह पूरे मोहल्ले की जान थी। किसी की आंटी तो पूजा ने अड़ोसी पड़ोसियों के साथ मिलकर उनके अंतिम संस्कार की तैयारी प्रारंभ कर दी। संजय के आते ही उनकी अंतिम यात्रा प्रारंभ हो गई। अंतिम यात्रा के पश्चात जब वह घर वापस लौटी तो उसे लग रहा था कि वह एक बार फिर से अकेली बेघर हो गई है। दुख था तो केवल इतना कि वह दादी के साथ अपनी खुशी शेयर नहीं कर पाई। दुख तो इस बात का भी था कि संजय की रुचि अपनी माँ की आत्मा की मुक्ति के लिए परंपरागत नियम निभाने की बजाय
उनकी सारी चल और अचल संपत्ति को शीघ्र बेचने की थी। घर का विज्ञापन देते ही नित्य नए नए लोग घर को देखने के लिए आ रहे थे। मकान इतना अच्छा और मॉडर्न था कि अच्छी से अच्छी बोलियां लग रही थी। आखिर संजय को उसकी मनचाही रकम मिल ही गई। वैसे रूढ़िवादी तो पूजा कभी नहीं रही थी, पर संजय को इस तरह जल्दी जल्दी सारे कार्य निपटाने देख बार बार मन में यही आ रहा था, क्या मानने वाले का अपने बच्चों पर इतना भी हक नहीं है कि ज़्यादा नहीं तो 10-12 दिन ही उसके बच्चे उसकी याद में सुबह शाम दीप जलाएं। सच यही है कि नीलिमा दादी की सांसों के टूटते ही उनकी वर्षों से सजाई धरोहर भी दूसरे की हो गई थी। तुम व्यर्थ दुखी हो रही हो। आज के युग में इंसान अपने लिए ही समय नहीं निकाल पाता तो अपने बुजुर्ग के लिए उसके पास समय कहाँ होगा। अंतर्मन ने टोका, तुम ठीक कह रही हो। शायद आज की यही सच्चाई है और शायद समय की यही मांग भी है। प्रत्युत्तर देते हुए उसने मन को स्थिर किया। यद्यपि दादी के बिना उसका इस घर में रहने का बिल्कुल मन नहीं था, किंतु 15 दिन वह कहाँ रहती। समय देकर संजय से पुणे में अपने जॉब के बारे में बताते हुए 15 दिन और रहने की इजाज़त मांगी। उसने मकान के नए मालिक से बात की। उन्होंने उसे रहने की इजाज़त दे दी। 15 दिन पश्चात पूजा जब इस घर को छोड़कर जाने लगी तो अनायास ही उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। न जाने क्यों कुछ ही दिनों में उसे दादी जी से इतना मोह हो गया था कि यह घर उसे अपना ही घर लगने लगा था। सच तो यह है कि इतना दुख तो उसे अपनी माँ का घर छोड़ने पर भी नहीं हुआ था। वह समझ नहीं पा रही थी कि ये कैसे दिल के रिश्ते हैं। खून के रिश्तों में भले ही थोड़ी सी नासमझी, अहंकार या एक दूसरे से की गई उम्मीदों के पूरा न होने के कारण दरार पड़ जाए, पर दिल से बने ये रिश्ते इन सब कारणों से मुक्त होते हुए न केवल जीवन को सुरभित कर जाते हैं, वरना जीवन को परिपूर्ण बनाते हुए एक ऐसे बंधन में बांध देते हैं जिनसे इंसान चाहकर भी मुक्त नहीं हो पाता है। नीलू दादी ही थी जिन्होंने उसे विषम परिस्थितियों से लड़ने के साथ सदा जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित किया था। दुखी मन के बावजूद भी उसे खुशी इस बात की थी कि दादी की अंतिम इच्छा पूरी हो गई। जिस शांति और सम्मान से उन्होंने जीवन काटा था, उसी शांति और सम्मान से वह बिना किसी को तकलीफ दिए इस दुनिया से विदा हो गई। उन्हें मुक्ति मिल गई थी, सच्ची मुक्ति। पूजा उनकी यादों को मन ही मन सजोए एक मुट्ठी आकाश की तलाश में चल दी। दोस्तों, कहानी को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और एक नई कहानी जल्दी लेकर आऊँगा। नमस्ते।